आज हम लोग टार्ड को विषय रूप में लेते हैं। तो जैसा कि टार्ड इसकी हिंदी जो है अपकृत्य विधि है। मूलतः ये इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम पर आधारित है। जो टार्ट विधि है, अपकृत्य विधि है, यह कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम पर आधारित है। दूसरा कि ये जो शब्द है टार्ट शब्द जो है डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म टार्टम। ये दूसरी चीज याद रखिए कि टार्ट जो है इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम पर बेस्ड है। दूसरा, ये जो शब्द है कहाँ से व्युत्पत्ति हो रही है, कहाँ से ड्राइव हो रहा है, लैटिन वर्ड टार्टम से हो रहा है। इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो रॉन्ग है, इसका इंग्लिश वर्ड रॉन्ग है, जो कि फ्रेंच के इक्विवेलेंट है। तो बेसिक दो चीज देख लीजिए। केवल जो टार्ट शब्द है, जो टर्म है, वो लैटिन वर्ड से डिराइव होती है, टार्टम शब्द से, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड यानी घुमाना। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्विस्टेड माने घुमाना, ऐसा कंडक्ट विच इज ट्विस्टेड। तो ये सिंपल दो चीजें देखी जाएंगी यहाँ पर। टार्ट इसका डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टार्टम से। दूसरा, इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम पर आधारित है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम जो है उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं उपायों की विधि। अर्थात एक लैटिन मैक्सिम यहाँ पर आप प्रयोग करें, यूबी रिमेडियम ईबी जस। इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम है वो उपायों की विधि। अर्थात अगर इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम में 14वीं सेंचुरी के आसपास जब आप जाते हैं, कोई दावा करते हैं, कोई क्लेम करते हैं अपने किसी राइट के लिए, तो वो कॉमन लॉ कोर्ट सबसे पहले देखते हैं कि उस संबंधित दावे से संबंधित कोई उनके पास रेमेडी उपचार उपलब्ध है कि नहीं। अगर उनके पास आपके किए गए दावे से संबंधित उपचार उपलब्ध है तब तो आपके दावे को सुनेंगे, अर्थात नहीं लेंगे। इट मीन्स यूबी रेमेडियम ईबी जस। जस माने राइट है, यानी वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। तो कॉमन लॉ सिस्टम इस पर टिका हुआ है। और यही कारण है कि टार्ट का जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि वो कमी रही, इंग्लिश कॉमन लॉ कोड में बेस रही। और दूसरा वो अनकोडिफाइड लॉ है, कोडिफाइड नहीं हो पाया, संहिताकरण नहीं हुआ। ये भी उसके विकसित न होने का एक कारण है। इसी कारण वो विकसित नहीं हो पाई। अब कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं, डिफिनीशन 1 एंड 2। एक साल्मन की देख लेते हैं और दूसरी विनफील्ड की देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि परिभाषाओं को याद करना मुश्किल होता है, तो कुछ कीवर्ड से ध्यान में रखा जा सकता है। तो साल्मन के कीवर्ड हमेशा जाता रहता है सिविल। तो साल्मन की जो डिफिनीशन आती है टार्ट के लिए, टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टार्ट इज अ क्या है? सिविल रॉन्ग। अब सिविल रॉन्ग शब्द कहने से सामन के सामने या जो भी ऐसे विधिशास्त्री हैं जो टार्ट को सिविल रॉन्ग की कैटेगरी या श्रेणी में लाते हैं, उनके सामने एक मुसीबत ये हो जाती है कि सिविल रॉन्ग जैसे ही शब्द प्रयोग करेंगे वैसे ही
breach of contract, breach of trust and other equitable obligations यानी संविदा भंग, न्यास भंग और सामूहिक आभारों का भंग, ये भी तो सिविल रॉन्ग होते हैं, सिविल दायित्व उत्पन्न करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, जब सामान्य या अन्य विधि शास्त्री इस शब्द का प्रयोग करेंगे टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग, सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि इन तीनों को अलग करना होगा। इसलिए अपनी इनकी परिभाषा में कहते हैं नेगेटिव, सकारात्मक रूप से तो कहते हैं टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग, नेगेटिव कहना पड़ जाता है कि टार्ट क्या नहीं है, संविदा भंग नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का भंग नहीं। तो इसका मतलब जब ये नहीं है तो ऐसा सिविल रॉन्ग टार्ट है। फिर जब सिविल रॉन्ग हो गया क्या चीज, तो इसका उपचार कैसे दिया जाए, तो फिर वही चूंकि सामान्य इंग्लिश लॉ से है तो कॉमन लॉ की बात करते कहते इसका उपचार इंग्लिश कॉमन लॉ में कैसे मिलेगा। आप एक्शन करिए, कैसे एक्शन लीजिए, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी अनिर्धारित नुकसानी के लिए बात दाखिल करिए। अनिर्धारित क्यों है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जिसका निर्धारण पक्षकारों के द्वारा नहीं किया गया बल्कि कोर्ट के विवेक यानी डिस्क्रिशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहली चीज टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टार्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि क्या नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का ब्रीच नहीं है। तब फिर उसका उपचार कैसे मिलेगा, कॉमन लॉ से मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में यानी अनिर्धारित नुकसानी। तो सामान्य की जो परिभाषा है उसमें तीन चीजें दिखाई पड़ जाती है। तो ये सिंपल परिभाषा इनकी सामान्य की दी हुई है। अब प्रोफेसर विनफील्ड, अब इनको ध्यान रखिए, पहले ही शब्द पर गौर करिए। विनफील्ड साहब अपनी परिभाषा में टार्ट को नहीं परिभाषित करते हैं, इन्होंने टार्ट शब्द को परिभाषित नहीं किया है। इन्होंने टार्शियस लायबिलिटी, दोषपूर्ण दायित्व, प्रोफेसर विनफील्ड ने टार्ट शब्द को परिभाषित न करके टार्शियस लायबिलिटी, दोषपूर्ण दायित्व शब्द को परिभाषित किया है। पहले इसी को ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या परिभाषित करते हैं, टार्शियस लायबिलिटी अराइसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, टार्शियस लायबिलिटी अराइसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी यानी दोषपूर्ण दायित्व कर्तव्य के भंग से उत्पन्न होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है, ये कर्तव्य कैसा है, किसने निर्धारित किया है, क्या पार्टीज ने निर्धारित किया है, पक्षकारों के द्वारा इस कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि टार्शियस लायबिलिटी अराइसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो ये कर्तव्य कैसा है, तो जवाब क्या मिलता है आपको यहाँ पर, ये कर्तव्य पक्षकारों ने निर्धारित नहीं किया है बल्कि प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ। टार्शियस लायबिलिटी अराइसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच इज फिक्स्ड बाय, कैसे, प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के भंग से उत्पन्न होता है। यानी दोषपूर्ण दायित्व का उत्पन्न होने के लिए पहली शर्त क्या रख दी, कर्तव्य का भंग होना चाहिए। लेकिन वो कर्तव्य कैसा है, जो कि पक्षकारों ने नहीं बल्कि विधि के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये कर्तव्य किसके प्रति होगा, टार्शियस लायबिलिटी अराइसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ, किसके प्रति होगा, टुवर्ड्स पर्सन जनरली। ये इसमें दूसरा तत्व आवश्यक है। ये कहता है कि
दोषपूर्ण दायित्व तो विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य से भंग हो गया, लेकिन ये कर्तव्य किसके प्रति था? क्या एक खास व्यक्ति के प्रति था? तो जवाब है नो, ड्यूटी इन पर्सोनम नहीं है, ड्यूटी इन पर्सोनम। जब हम संविदा विधि पढ़ रहे थे तो जब पार्टी संविदा करते हैं तो उनके आपस में अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं। ब्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा था कि अधिकारी ही संविदा का पालन करा सकते थे, तो उनका कर्तव्य आपस में एक दूसरे के प्रति पर्सोनम, पर्सन से रिलेटेड। बट यहाँ वो शब्द प्रयोग किया गया है, जो ड्यूटी है किसके प्रति है? जो लॉ ने पहले से फिक्स कर दी है, वो सामान्य जनवर्ग के प्रति है, पब्लिक एट लार्ज, सामान्य जनवर्ग, आपकी हमारे प्रति, हमारी उनके प्रति, आपकी हमारे प्रति, सभी की एक दूसरे के प्रति ड्यूटी है, सामान्य जनवर्ग के प्रति, यानी ड्यूटी इन रेम। एक और चीज दिखाई पड़ती है कि ये ड्यूटी क्या है, इनमें रेम है, तो विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य का भंग होगा, जो कि सामान्य जनवर्ग के प्रति होगा, किसी खास व्यक्ति के प्रति नहीं होगा। तो जब कर्तव्य का भंग हो जाएगा तो इसका मतलब उपचार मिलना चाहिए। तो किस रूप में मिलेगा? तो टार्ट की पहचान ही है सबसे बड़े कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनिर्धारित नुकसानी। तो विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के भंग होने से, जो सामान्य जनवर्ग के प्रति है, तो अनिर्धारित नुकसानी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये आवश्यक तत्व इनकी परिभाषा से दिखाई पड़ते हैं। तो टार्ट शब्द को उन्होंने परिभाषित करके टार्शियस लायबिलिटी शब्द को परिभाषित किया गया है, क्योंकि परिभाषा के 3 तत्व दिखाई पड़ते हैं आपको। नंबर 1, विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य का भंग, जो कि सामान्य जनवर्ग के प्रति है, और उपचार के रूप में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिखाई पड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी, टार्ट में आपको यहाँ पे चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में देखना जरूरी होता है छोटी छोटी चीजें, कि अगर वर्ड शब्द यूज किया जाए, लॉ ऑफ टार्ट्स, लॉ ऑफ टार्ट, इस शब्द को गौर करिए। तो सामन अपनी परिभाषा में यह शब्द का प्रयोग करते हैं कि बुक का भी नाम है लॉ ऑफ टार्ट्स। तो लॉ ऑफ टार्ट्स का मतलब है क्या? सामन ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक नोट करिए, टार्ट से रिलेटेड पिजन होल थ्योरी, पिजन होल थ्योरी, यहाँ पर एक थ्योरी है पिजन होल थ्योरी से कबूतर खाने का सिद्धांत भी या कपोत खाने का सिद्धांत भी कहते हैं। कपोत खाने या पिजन होल थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि पिजन होल थ्योरी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रोपाउंडेड बाय थ्योरी ऑफ पिजन होल। तो सालमन का नाम आप लिखिए। पिजन होल थ्योरी में किसका नाम लिखेंगे? कि सामन के द्वारा पिजन होल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जिस प्रकार से पिजन एक अपने स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर खाने में रहता है, ठीक उसी प्रकार एक टार्ट स्पेसिफिक टार्ट के लिए अपना एक शीर्षक होता है, उसके आगे टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसके विपरीत प्रोफेसर विनफील्ड लॉ ऑफ टार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में देखा जाता, पूछा जाता कि लॉ ऑफ टार्ट्स, इसका प्रयोग कौन करता है? तो सामन। इसका कौन करता है? सामन। और केवल टार्ट्स का प्रयोग कौन कर रहा है? विनफील्ड। तो लॉ ऑफ टार्ट का मतलब क्या है? तो विनफील्ड का यह कहना है कि कोई भी कार्य अगर किया जाए जिसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं है, औचित्य नहीं है, कोई रामफुल एक्ट किया जाए जिसके पीछे कोई औचित्य नहीं है, तो जिससे विधिक अधिकारों की क्षति होती हो, तो निश्चित रूप से ऐसा कार्य टार्ट होगा। इसलिए उनकी संख्या निश्चित नहीं की जा सकती है। तो इसलिए वो प्रयोग करते हैं लॉ ऑफ टार्ट, जबकि विनफील्ड के द्वारा किया गया शब्द लॉ ऑफ टार्ट और सामन के द्वारा लॉ ऑफ टार्ट्स, और पिजन होल जो थ्योरी है वो सामन के द्वारा प्रतिपादित की गई है।
अब जब टॉर्ट की डिफिनीशन देखी तो इसेंशियल एलिमेंट्स देखिए, इसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखिए, बिल्कुल सिंपल है कि टॉर्ट क्या है, लीगल डैमेज। टॉर्ट क्या है, लीगल डैमेज, विधिक क्षति प्लस बल्कि इसको ऐसे कर लीजिए टॉर्ट को और आसान करने के लिए, रॉन्गफुल एक्ट, दोषपूर्ण कार्य, दोषपूर्ण कार्य प्लस उसका परिणाम लीगल डैमेज यानी विधिक क्षति प्लस लीगल रेमेडी, विधिक उपचार इक्वल टू टॉर्ट। टॉर्ट के लिए तीन चीजें देखिए, रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज प्लस लीगल रेमेडी इक्वल टू टॉर्ट। इनको देखने के लिए कि दोषपूर्ण कार्य के जो परिणाम हैं, क्या सभी परिणाम टॉर्ट बनेंगे या नहीं, इसको देखने के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से शामिल होंगे।